नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। बीबीसी ने विदेशों में किया निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण, सरकार ने भेजा कानूनी नोटिस, मामले की जांच शुरू। आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी का खुलासा, अरविंद केजरीवाल के दबाव पर हटाए गए योगेंद्र और प्रशांत भूषण। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर प्रधानमंत्री की सफाई, कहा विकास के लिए कानून में बदलाव, विपक्ष पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। विश्व कप में कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी धोनी ब्रिगेड। देश भर में होली की धूम, होने लगे अबीर और गुलाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की रोक के बावजूद बीबीसी ने दुनिया के कई देशों में इसका प्रसारण कर दिया। जवाब में सरकार ने बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसारण के खिलाफ सरकार की उचित कार्रवाई की बात कही है, तो विदेश मंत्रालय से भी इस मसले पर संपर्क साधा गया। उधर बीबीसी ने साफ किया है कि भारत में वो डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण नहीं करेगा। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद गूगल इंटरनेट ने इसे अपनी साइट से हटा लिया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री के आश्वासन के कुछ घंटों बाद ही बीबीसी ने लंदन से डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया। अब सरकार का कहना है कि वो बीबीसी के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार कर रही है। जो भी आवश्यक होगा, यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह ने इस घटना के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय को जरूरी निर्देश दिए हैं और विदेश मंत्रालय के जरिए बीबीसी से भी संपर्क साधा गया। बीबीसी की ओर से भारत में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण नहीं करने का आश्वासन दिया गया है। केंद्रीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री हटाने को कहा है। We are going to take action under the law, whatever is required to further ensure that this documentary, particularly the part which transgresses the law, is not screened. डॉक्यूमेंट्री दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप पर आधारित है, जिसका 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर एनडीटीवी और बीबीसी में एक साथ प्रसारण होना था। निर्भया के पिता भी सरकार के कदमों से सहमत हैं, लेकिन उनके मुताबिक फिल्म दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है। राजनेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं में इस पर राय बटी हुई है। उस पर रोक लगा रहे हैं तो उनके साथ में हूँ, समर्थन है मेरा। लेकिन हमारा पर्सनल अगर देखा जाए तो इससे हमें कोई मायने नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाया जाए ना दिखाया जाए। It is a sad day for the women of India and women of the world that the rapist of India's daughter Nirbhaya is being glorified by BBC. इसमें जिस तरह के तर्क आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं फिल्म में अक्यूज्ड की तरफ से, उसका गलत असर कोर्ट की प्रक्रिया पर जाएगा। गौरतलब है कि इंडियाज डॉटर नाम से बनी बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के दोषी मुकेश सिंह का तिहाड़ जेल में इंटरव्यू किया गया था। इसमें मुकेश ने महिलाओं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपमानजनक बातें की थी। सरकार ने कहा कि जेल के भीतर बीबीसी के इंटरव्यू में नियमों का पालन नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हो चुका है और इस पर बड़ा विवाद छिड़ चुका है। कई सारे पहलू जिनको समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम के लीगल एडिटर हित सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पहला जो विवाद ये खड़ा होता है कि भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की, इसका आदेश कोर्ट की ओर से जो आता है कि इसका प्रसारण ना किया जाए, उसके बावजूद बीबीसी का कुछ देशों में इसका प्रसारण कर देना। असल में टेक्निकलिटीज क्या हैं इसको लेकर, प्रसारण को रोकने को लेकर जो सरकार के आदेश थे, और बीबीसी कहती है स्वायत्त संस्था है और उस जुडिशियल एरिया से बाहर प्रसारण कर रहे हैं जो भारत के दायरे में है, कोर्ट के। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो कॉन्सेप्ट के लेवल पे कहें तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और किसी भी संप्रभु का आदेश पूरे विश्व में क्या पूरे ब्रह्मांड में लागू हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट के लेवल पे है वो है। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके भीतर ही आपका आदेश लगेगा। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी और उसके अलावा अदालत का एक आदेश था कि भाई इसको आप प्रसारण नहीं कर सकते हैं।
बीबीसी ने प्रसारण इसका लंदन से किया है, वो यूरोप और अमेरिका बाकी जगह देखा गया है, भारत में इसका नहीं हुआ है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है अभी, टेक्नोलॉजी ने जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसको ख़त्म कर दिया है। अब वो यूट्यूब पे अवेलेबल है भारत में और बहुत सारे लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के कारण जो है ना, जो लॉ की सीमा है और टेक्नोलॉजी की सीमा है, टेक्नोलॉजी ने कानून की सीमाओं को पार कर दिया है, भूगोल की सीमाओं को पार कर दिया है। इसके कारण ये समस्या आई है। लेकिन समस्या सिर्फ ये नहीं है कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की या अदालत का एक आदेश था, इसके बावजूद बीबीसी ने प्रसारण किया, भारत में नहीं किया, बाहर किया, और वो फिर वहाँ से भारत में यूट्यूब के जरिए अवेलेबल है। इससे आगे के मुद्दे लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये है कि हाउ एथिकल इट इज़ टू ग्लोरीफाई कोट एंड कोट रेप कन्विक्ट, और ये कि उसको ग्लोरीफाई किया गया है या नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा विवाद है इस पर। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह से इसको लेके विवाद हुआ है, कहीं ये तो नहीं है कि ओवर रिएक्शन हो रहा, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो मुख्य मुद्दा है वो दो है। जो एक तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है कि जो बोलने की आज़ादी है, और उसके तहत जो आप कहें कि किसी तरह का क्रिएटिव फ्रीडम जिसको कहते हैं, उसकी जो आज़ादी है, वो कहीं कब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेके चर्चा हो रही है। इसमें फिल्म मेकर्स भी कूद पड़े हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं। तो एक तरफ जो क्रिएटिव फ्रीडम है, दूसरी तरफ जो बहुत सारे वुमेन एक्टिविस्ट्स हैं, कुछ को हमने आपके टेलीविज़न पे भी अभी सुना, उनका कहना है कि इस तरह से किसी रेपिस्ट को ग्लोरीफाई आप नहीं कर सकते हैं, इसका समाज पे बुरा असर पड़ेगा। एक तीसरा पहलू है जो कि ये है कि ये जो रेप कन्विक्ट्स हैं, इन सब की अपीलें पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है कि इनको फांसी की सज़ा इनकी बरकरार रहनी चाहिए या नहीं। उस बीच में इस तरह की चीज़ें प्रसारित करना, कहीं ये कोर्ट एंड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कहीं प्रभावित तो नहीं करता है। ये सारे मुद्दे एक साथ हैं। उसके अलावा जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है, जो हम लोग जिसको हम वी आर सपोज टू फॉलो, वो एथिक्स में है। आपको दूरदर्शन वगैरह के लिए प्रोग्राम कोड है जिसमें यह है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं आप नहीं दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स, रेगुलेशन, एथिकल कंडक्ट, इसके वायलेशन की बात हो रही है। लेकिन फिर वही कोर में जिसको कहें कि जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि क्रिएटिव फ्रीडम की अगर है और जिसकी गारंटी है संविधान में, उसकी सीमा क्या हो। और जो समाज हमारा है बहुत ही विविधतापूर्ण है, अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषाएं, बोलियां, बहुत तरह की चीज़ें हैं और उप संस्कृतियाँ हैं, बहुत विविध और बहुत बड़ा राष्ट्र है। उसमें कहीं आप कुछ कर रहे हैं और किसी एक तबके की भावनाएं आहत होती हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक रेप पे कोई फिल्म बनी है या डॉक्यूमेंट्री बनी है, क्योंकि एक सर का एक सबसे जो बड़ा पॉइंट कहा गया जब ये डॉक्यूमेंट्री इसकी चर्चा में आई, मैं कहूँ कुछ लोग कहते हैं कि बैन लगाने के बाद उसको ज़्यादा हाइप मिल गई, लेकिन क्या वाकई जो एक बड़ा कंसर्न रहा है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के जरिए क्या पेश करने की कोशिश की जा रही है, या दूसरा पहलू ये कहता है कि कहीं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए वही कोर्ट आपने कहा कि कहीं जो विक्टिम, जो लोग थे, जो दोषी थे, आरोपी जो हैं, कहीं उनको बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करने का प्रयास हो नहीं, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा? देखिए, महिमा मंडित करने का प्रयास था या नहीं था, हमें उस पर जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छे बहुत कहते हैं कि अच्छे इंटेंशन के साथ भी कोई कुछ करे, अगर उसका परिणाम कुछ गलत निकलता हो तो उस पर रोक लगानी चाहिए। इस केस में ये हुआ है कि आप जैसे आप एक आध घंटे पहले मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है जो पिछली रात बीबीसी ने टेलीकास्ट किया, यूट्यूब के जरिए उपलब्ध है भारत में। उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज़्यादा, एक तो कहें कि बहुत ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है जो कि बहुत आपको लगा। वो सारे फुटेज और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले यहाँ टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल्स पे देख चुके हैं और बहुत सारे बहस में भी बहुत चीज़ें आ चुकी है। जो उसमें डिस्टर्बिंग पार्ट है वो जो रेप कन्विक्ट जो कुछ कह रहा है वो, और जो दो वकील जो रेप कन्विक्ट्स को डिफेंड करने वाले थे, उन दोनों वकीलों ने जो कुछ कहा है वो किसी सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं की जा सकती है। और आप कितना दिखाएंगे और किस तरह की, मैं कह रहा हूँ समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आप क्या बुराइयों को इस तरह से दिखाकर आप समझते हैं कि लोगों के मन मानसिकता को बदल पाएंगे? मानसिकता को बदल पाएंगे, ये एक सवाल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उस
ऐसा दिखा के हम लोगों को झकझोरने की कोशिश करेंगे और हो सकता है लोग बदल जाए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि कुत्सित मानसिकता के लोगों को शायद ये अच्छा लगेगा और जिसको सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं वो उनको मिलेगा। तो ये विवाद का विषय है, ये बहस का विषय है, लेकिन इस पूरी बहस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन का भी एलिमेंट है, जिसके कारण ये हुआ है कि जो पर्पस उनका था कि किसी तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करके और इसको अच्छे ढंग से मार्केट कर ले, अभी सारी दुनिया में लोग इसको जान रहे हैं, सारी दुनिया में यूट्यूब पे लोग सर्च करके देख रहे हैं। तो उसमें चूंकि होता क्या है कि आप अगर नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे, जो पूरी और ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, अब टेक्नोलॉजी ने इसको सब जगह उपलब्ध करा दिया है, ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह की जिस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी होगी सब लोग रिसर्च करें, तो इसमें जो पर्पस था गवर्नमेंट का वो शायद कहीं डिफीट हो गया, डिफीट हुआ है। प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तकनीकी पहलुओं को बहुत ही एक और चीज संक्षेप में जी, एक सिर्फ ये कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं ये पूरा उसके कारण हो गया। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जब तक हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि वो रिस्ट्रिक्शंस नेहरू जी के द्वारा संविधान में, उनके समय में संविधान में ऐड किया गया था, उसके पहले नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और जब तक ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं वो एक बेसिस प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। रहिएगा हमारे साथ। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया। देखिए उली पर हमारा खास कार्यक्रम रंग बरसे, शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाले जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी में घमासान अभी रुका नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी ने ब्लॉग के जरिए आरोप लगाया कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिद के चलते दोनों नेताओं को पीएससी से बाहर किया गया। उधर योगेंद्र यादव ने भी मयंक गांधी के आरोपों पर मुहर लगाई। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से निकाले जाने के बाद पार्टी दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महाराष्ट्र से पार्टी नेता मयंक गांधी ने दोनों नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के लिए पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। मयंक ने अपने ब्लॉग में लिखा कि जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर निकाला गया, उससे उन्हें धक्का लगा है। नहीं, देखिए कल कुछ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ था, ये हम समझते हैं कि वॉलंटियर्स, जो लाखों वॉलंटियर्स पूरे देश भर से विदेश से हमें लिख रहे थे, उनको बताने की जरूरत थी ट्रांसपेरेंटली, और वो मैंने बताई है। अरविंद केजरीवाल या पार्टी के खिलाफ अभी तक सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहने वाले योगेंद्र यादव ने मयंक गांधी के आरोपों पर मुहर लगा दी है कि इस दुनिया में अंततः सच सामने आ जाता है, फाइनली ट्रुथ प्रिवेल्स। उधर अरविंद केजरीवाल खेमे के नेता आशीष खेतान ने मयंक गांधी के इस ब्लॉग का जवाब ट्विटर के जरिए दिया है। खेतान ने ट्वीट के जरिए बयानबाजी के बजाय कामकाज को तरजीह देने की नसीहत दी है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। I think what Shri Mayank Gandhi has said is what Shri Yogendra Yadav and Prashant Bhushan ji has also raised. Apparently, it seems that the party which promised to be a party with difference has got down into a power struggle mode. ये एक बिल्कुल एक प्लान स्क्रिप्ट की तरह से हुआ है। इसके निर्माता निर्देशक अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इससे पहले भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। विनोद कुमार बिन्नी, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय जैसे नेताओं ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही के आरोप लगाए थे। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में थर्मल पावर प्लांट के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी को लेकर यूपीए सरकार पर तंज कसा। साथ ही लोगों को बिजली बचाने की नसीहत भी दी।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में थर्मल पावर प्लांट के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बनाए कानून से विकास के कामों में रुकावट आ रही थी। वे कानूनों में बदलाव कर रहे हैं तो किसानों को बरगलाया जा रहा है। अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अस्पताल आसमान में बनेगा? क्या जमीन पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पुरानी सरकार ने अस्पताल के लिए भी जमीन देने से मना कर दिया था। मुझे बताइए, जमीन देने का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? किसानों को भड़काने के लिए कुछ लोग मैदान में आए हैं। आप उनको पहचानिए, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिजली की कमी दूर करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पिछले 10 माह में बिजली उत्पादन में 11% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने और बिजली बचाने पर जोर दिया। बिजली बचेगी तो कोयला बचेगा, बिजली बचेगी तो गैस बचेगा, बिजली बचेगी तो डीजल बचेगा, जो कभी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। खंडवा में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तहत 600 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया गया। वहीं परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यूपीए पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक की नीलामी से साफ हो गया है कि कोयला खदानों के आवंटन में भारी गड़बड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोयला खदानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी हो रही है और राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल से 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका जा रही हैं। वो इस दौरे में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। सुषमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले श्रीलंका पहुंचकर भारत श्रीलंका संबंधों की दिशा में पहल करेंगी। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक एलटीटी के दबदबे वाले इलाके जाफना का दौरा करेंगे। श्रीलंका के इस दौरे में वो वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री होंगे, जबकि जाफना का दौरा करने वाले वो दुनिया के दूसरे प्रधानमंत्री। इससे पहले नवंबर 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जाफना गए थे। केंद्र में मंत्री राव साहेब दादाराव दानवे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें कुछ महीने पहले महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। दानवे ने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस्तीफा दिया है। केंद्र सरकार में दानवे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर राष्ट्रपति को भेज दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने का फायदा जनता को जल्द ही मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। रिजर्व बैंक ने कल रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी और 15 जनवरी को भी इतनी ही कटौती की गई थी। 1.5 महीने में 2 बार कटौती के बावजूद ज्यादातर बैंकों ने अब तक अपनी ब्याज दरें नहीं घटाई हैं। आरबीआई ने जनवरी में किया, अभी फिर कर दिया उन्होंने, और शायद और भी करेंगे। जैसे जैसे करेंगे बैंक अपने आप रेट कट्स करेंगे। इकोनॉमी में सब चीज़ लैग से होती है, ओवरनाइट लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोगों का बयान पढ़े, बैंकों का बयान पढ़े, बैंकों में कई लोगों ने कहा है कि वो कंसिडर कर रहे हैं और होगा। सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की संख्या 67 से घटाकर 40% करने की सिफारिश खारिज कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में इसका ऐलान किया था। शांता कुमार कमेटी का मानना है कि लाभार्थियों की संख्या घटाने से सब्सिडी में 40,000 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको 67% से घटा करके 40% किया जाए, वो हम लोगों ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो है कल पार्लियामेंट में भी उन्होंने साफ साफ तरीके से इसकी घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को पार्टी का मीडिया प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि सुरजेवाला अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे। पहले अजय माकन पार्टी के मीडिया प्रभारी थे, जिन्हें हाल ही में दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हरियाणा की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके सुरजेवाला का चयन राहुल गांधी ने किया है। गोडसे में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस नेतृत्व का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी अगला अरेंजमेंट पूरा होने तक मुझे और सारे साथियों को दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा बरकरार रखी है। उनके बेटे अजय चौटाला और 3 अन्य दोषियों की सजा में भी बदलाव नहीं किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने इन सभी को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हरियाणा के जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षकों की भर्ती में नियमों को तोड़ा गया और इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कोर्ट ने ये कहा है कि जो अक्यूज नंबर 1 से 5 ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी हैं, उनके वही जो सेम 10 साल की सजा वो बरकरार रखी है। तो इस फैसले को हम देखने के बाद हम इसकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करें। सीबीआई की विशेष अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के अलावा शेर सिंह बादशामी को भी दोषी ठहराया था। हालांकि हाईकोर्ट ने 50 अन्य दोषियों की सजा घटाकर 2 साल कर दी है। बाकी जो मुजरिम है उनकी सजा कम की है, 2 साल तक की है, जो टीचर्स वगैरह हैं, लेकिन अपील सभी मुजरिम की डिसमिस कर दी है। केवल क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे कुछ मुजरिम को रिहाई दिया हाईकोर्ट ने। निचली अदालत ने 16 जनवरी 2013 को INLD प्रमुख समेत 55 लोगों को दोषी ठहराया था। ये मामला सन 2000 में हरियाणा में 3206 जेबीटी शिक्षकों की गलत तरीके से भर्ती से जुड़ा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अमेरिकी राजदूत मार्क लेपर्ड पर एक शख्स ने हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हमलावर ने चाकू से हमला किया, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने हमलावर को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। हमले पर लेपर्ड ने ट्वीट कर समर्थन के लिए सबका धन्यवाद किया। साथ ही अमेरिकी और कोरिया के रिश्तों को मजबूत करने की बात भी कही। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और बताया है कि लेपर्ड की चोट जानलेवा नहीं है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है और हमलावर इसका विरोध कर रहा था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को पर्थ में मुकाबला होगा। भारतीय टीम अपने तीनों मैच जीतकर पूल बी में सबसे ऊपर है, जबकि वेस्टइंडीज 4 में से 2 मुकाबले जीतकर तीसरे नंबर पर। मुकाबले में सबसे दिलचस्प भारतीय गेंदबाजी बनाम क्रिस गेल का मुकाबला होगा। गेंदबाजों के सामने क्रिस गेल से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो खबरों के इस सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिल्ली की एक अदालत ने कॉरपोरेट जासूसी मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 19 मार्च कर दी है। ये सभी आरोपी अपनी न्यायिक हिरासत की मियाद खत्म होने पर मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश हुए थे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में क्रैश हो गया। वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारी बारिश और जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार चौथे दिन बंद रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उधमपुर और रामबन में भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हुआ। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से कई जगहों पर सड़क का हिस्सा टूट गया है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी के खिलाफ आरोपों की जांच से इनकार कर दिया है। महासचिव बान की मून के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इस साल के आखिर तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। शेयर बाजार में आज मामूली उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स 68 अंक की बढ़त के साथ 29,449 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 15 अंकों की उछाल के साथ 8,938 के पास बंद हुआ। हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में आज तेजी देखी गई। क्रिकेट विश्व कप में आज हुए पूल ए के मुकाबले में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 318 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने 48वें ओवर में 4 विकेट पर 322 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। बीसीसीआई ने क्रिकेटर विराट कोहली को टीम की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। बोर्ड ने कोहली से कहा है कि वो संयम बरतें और भविष्य में किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार से बचें। मंगलवार को विराट कोहली ने एक भारतीय पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी।